अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आर्किटेक्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रफ कॉस्ट एस्टिमेट का न्यूमेरिकल नंबर 3। रफ कॉस्ट एस्टिमेट क्या है, इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, और ये सॉल्व न्यूमेरिकल आपको gctnotes.com पर अवेलेबल होगा। तो शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल के साथ। तो थर्ड न्यूमेरिकल है आपके पास, प्रिपेयर रफ कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ अ बिल्डिंग हैविंग प्लिंथ एरिया ऑफ 1250 फीट स्क्वायर। अब आपसे एक बिल्डिंग के लिए रफ कॉस्ट एस्टिमेट प्रिपेयर करने को कहा गया है जिसका प्लिंथ एरिया आपके पास 1250 फीट स्क्वायर है। सिंपल सी इसको समझने के लिए एग्जांपल आपके पास ये है कि आपके पास फर्ज करें एक 2000 फीट स्क्वायर की जमीन है और उस 2000 पे पूरी कंस्ट्रक्शन आपने नहीं करनी है, आपने सिर्फ मखसूस हिस्से के ऊपर अपने घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, बाकी पैसे या लोन के लिए आपने कुछ छोड़ दिया। तो वो जो 1250 की जगह है जहां पर आपने अपना फर्श डाला है वो आपका प्लिंथ एरिया है। तो आपसे उसी प्लिंथ एरिया के लिए कैलकुलेशन के लिए एक रफ कॉस्ट एस्टिमेट मांगा गया है कि अंदाजन बताएं कि अगर इतने हिस्से के ऊपर हमने घर तामीर करना है या बिल्डिंग तामीर करनी है तो कितना खर्च आएगा। उसी के साथ आपको बताया गया है कि आपका रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन वो है ₹2100 फीट स्क्वायर। हर जगह का रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन उस लिहाज से होता है। तो यहाँ पर जो हाइपोथेटिकल वैल्यू ये है कि 1 फीट स्क्वायर के हिसाब से आपके पास जो रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो 2100 फीट स्क्वायर है। तो इस 1250 के लिए आपने बताना है कि कितनी लागत आएगी। अब इसी के साथ साथ आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे उसके अंदर आपने वाटर सप्लाई और सैनिटरी के चार्जेस ऐड करने हैं, और वो चार्जेस कितने होंगे, 8%। यानी सिर्फ आपने घर का स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कॉस्ट नहीं बतानी, साथ में अगर वाटर सप्लाई और सैनिटरी भी हम ऐड कर रहे हैं तो उसका 8% डालकर बताना है आपने। ठीक इसी तरीके से आपसे कहा जा रहा है कि 8% ही आपने इलेक्ट्रिक सप्लाई की मद में ऐड करने हैं और 4% आपने गैस सप्लाई के लिए ऐड कर देने हैं। इसी के साथ साथ 3% आपने ऐड करना है कॉन्टीजेंसीज की मद में। अब कॉन्टीजेंसीज क्या होते हैं और ये परसेंटेजेस हम आप क्यों ऐड कर रहे हैं, इसको पहले डिटेल से देखते हैं। अब यहाँ पर एक सिंपल आपके पास ये एग्जांपल है कि ये फर्ज करें आपके पास ये प्लॉट का आपके पास साइज है और उस प्लॉट में से सिर्फ इतने हिस्से के ऊपर आप अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो जितने हिस्से पर आप अपनी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस हिस्से के हिसाब से आपने कैलकुलेशन बतानी है। इर्द गिर्द की किसी चीज की कैलकुलेशन इसमें शामिल नहीं है। और यहाँ पर भी जैसे आपको बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, कोई दरवाजे कोई खिड़कियां वगैरह इसमें शामिल नहीं है। तो यानी डिटेल की तो अभी बात ही नहीं हो रही कि बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, उसमें खिड़कियां दरवाजे कितने होंगे। सिंपल एरिया की बात हो रही है कि इतने एरिया के ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, इतने एरिया के ऊपर हमने फर्श बिछाना है अपना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इतने एरिया के ऊपर अपना फर्श बिछाएंगे तो हमें बताएं कि उसके ऊपर कितनी लागत आएगी, कितनी कॉस्ट आएगी। अब जब भी आपने रफ कॉस्ट एस्टिमेट बतानी होती है तो सिंपल आप ये नहीं बताते कि ये बिल्डिंग आपने खड़ी कर दी है तो उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। एक थंब रूल ये है कि आपने रफ कॉस्ट के अंदर जितनी भी सप्लाई आप ऐड करते हैं, यानी जितनी भी सहूलतें आप प्रोवाइड करते हैं, जो कि मेजर सहूलतें हैं आपके पास वाटर सप्लाई की, सैनिटरी की यानी गंदा पानी उसमें से निकालने की, इलेक्ट्रिक सप्लाई की और गैस सप्लाई की, इन सारों की मखसूस परसेंटेज ऐड हुई होती है। यानी अगर वाटर सप्लाई का काम और सैनिटरी का काम किया जाए तो आपकी जो टोटल कॉस्ट आपने निकाली है उसका 8% हिस्सा वाटर सप्लाई और सैनिटरी में खर्च हो जाता है, 4% हिस्सा गैस सप्लाई में खर्च हो जाता है, जबकि 8% हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई में खर्च हो जाता है। तो ये एक थंब रूल है कि जो भी आपकी कॉस्ट होती है आपको आइडिया होता है कि उस कॉस्ट का 8% यहाँ जाएगा, 4% यहाँ जाएगा और 8% यहाँ जाएगा। अक्सर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी होता है कि आपके पास परसेंटेजेस नहीं लिखी होती है, आपको कहा जाता है कि वाटर सप्लाई, गैस सप्लाई और इलेक्ट्रिक सप्लाई आपने ऐड करनी है, तो लिहाजा आपने यही परसेंटेजेस वहां पर लेनी होती है। अगर वाटर सप्लाई और सैनिटरी सेपरेट ले रहे हैं तो 4% और 4% ऐड करना है, कलेक्टिव है यहाँ पर यानी मिलाकर है, तभी यहाँ पर 8% लिखा गया है। इसके अलावा आपके पास है 3% कॉन्टीजेंसीज। 3% कॉन्टीजेंसीज का मतलब ये है कि अगर आपकी बिल्डिंग के अंदर कुछ आप सामान लेकर आते हैं उसमें कमी या ज्यादती होती है तो बार बार जाकर आप नहीं मानते अपने क्लाइंट से कितने पैसे चाहिए, उतने पैसे चाहिए, कुछ ऊपर की रकम आप रखते हैं ताकि कोई भी नुकसान आपकी साइट के ऊपर हो जाए तो उसको वहां से पूरा कर सके। तो उन अखराजात को हम कॉन्टीजेंसीज की मद में ऐड करते हैं और वो 3% आप लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर ये जितना गिवन डाटा था हमने यहाँ पर इसको नोट कर लिया। आप चलते हैं उसकी कैलकुलेशन की तरफ। अब सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि अगर स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो कितनी लागत आएगी। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि जितनी भी आपकी कॉस्ट निकाली है, जितना आपका एरिया है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन से। आपका एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ था, एरिया आपके पास था 1250 फीट स्क्वायर और रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको दी हुई थी 2100। ये सिंपल आपका मैथ है कि अगर 2 अंडे जो है आपके पास इतने के आ रहे हैं तो 4 आपके पास कितने होंगे, एक पेंसिल इतने की आ रही है तो 10 पेंसिलें कितने की होंगी। ये सिंपल वही फॉर्मूला आपके पास, आपने एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन से। तो ये आपके पास कॉस्ट आ गई आपकी ग्रे स्ट्रक्चर की, कि यानी अभी आपने बिल्डिंग के अंदर कोई सप्लाई नहीं दी, सिर्फ उसको स्ट्रक्चर खड़ा करके दिया है उतने एरिया के ऊपर, तो आपके पास 25,000 इतनी कॉस्ट आएगी आपके पास, यानी 26 लाख के करीब का खर्चा आएगा आपके पास। फिर आपसे कहा गया जी वाटर सप्लाई ऐड करनी है, वाटर सप्लाई और सैनिटरी की कॉस्ट ऐड करनी है। तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकली है उसका हम
8% ले लेंगे। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का 8% आ गया आपके पास, सिंपली आपने उस वैल्यू को 8% से मल्टीप्लाई कर देना। यही परसेंटेज आपने इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए की, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थी उसका आपने 8% ऐड कर दिया अपनी इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए, सेम वही वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और लास्टली आपके पास है गैस सप्लाई, सेम फॉर्मूला रिपीट होगा, परसेंटेज चेंज हो जाएगी 8% से 4%, और यहाँ पर आपके पास आपकी कॉस्ट आ गई गैस सप्लाई की। अब इसका मतलब ये है कि अगर तो आप सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो इतनी कॉस्ट आएगी आपके पास। अगर आप साथ में वाटर सप्लाई का और सैनिटरी का खर्चा डालते हैं तो ये रकम आपने उसमें ऐड कर देनी है। अगर आप इलेक्ट्रिक सप्लाई भी उसमें शामिल करते हैं तो इतनी रकम आपने मजीद ऐड कर देनी है। और अगर आप गैस सप्लाई भी शामिल करते हैं तो इतनी परसेंटेज आपने ऐड कर देनी है। इसका मतलब है अगर आपने बताना है कि अब टोटल खर्चा कितना आएगा तो वो सिंपली क्या होगा, आपके पास इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे। ये जो चारों वैल्यूज अभी हमने देखी हैं, इन चारों वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे कि आपके ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा इतना है, वाटर सप्लाई सैनिटरी का खर्चा इतना है, इलेक्ट्रिक का इतना खर्चा और गैस सप्लाई का इतना खर्चा है। ये आ गई आपके पास टोटल कॉस्ट। यहाँ तक तो न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो जाता अगर आपसे कॉन्टीजेंसीज के बारे में ना पूछा जाता, यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम अपने पास सेव रखते हैं। अब वही फॉर्मूला आप रिपीट करेंगे, परसेंटेज चेंज हो जाएगी, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, कॉन्टीजेंसीज हमेशा टोटल कॉस्ट निकालने के बाद आती है। पहले जो कुछ भी हम कैलकुलेट कर रहे थे वो सारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिहाज से कैलकुलेट कर रहे थे। इसका हमने टोटल बना लिया, टोटल कॉस्ट थी आपके पास 31,50,000, ये कॉस्ट थी आपके पास। इस कॉस्ट के 3% चार्जेस आपने ऐड करने हैं। सिंपल, आप किसी से भी काम कराते हैं तो आप सारा मटेरियल वगैरह जो कुछ भी खर्चा होता है वो शामिल करते हैं, और उसके बाद वो आपसे अगर कुछ पूछता है कि आपकी दिहाड़ी कितनी होगी तो वो आप उसको क्या बता रहे होते हैं, वो टोटल खर्चे के बाद आपको अपनी जो भी है, हाँ, अपनी जो कॉस्ट है वो बताता है। ठीक इसी तरीके से आपने कॉन्टीजेंसीज भी जब ऐड करनी है या कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी आपने ऐड करना है, तो जब टोटल खर्चा हो जाएगा कैलकुलेट, तभी उसी में से आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ये है 31 वाली वैल्यू, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3% से। 3% वो वैल्यू है जो आप लोगों ने गिवन डेटा से फेच की है। अगर क्वेश्चन में नहीं होगी तो 3 से 5% की वैल्यू आपके पास होती है, तो आप मिनिमम वैल्यू 3% लेकर भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या 5% अगर प्रोजेक्ट बड़ा हो तो हम 5% के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ कॉन्टीजेंसीज। अब बताना है आपने उसको फाइनल खर्चा। अब फाइनल खर्चा कैसे बताएंगे, आप उसको ये बताएंगे कि आपकी बिल्डिंग के ऊपर काम का इतना खर्चा आया है, और जो आपने एक्स्ट्रा कुछ इजाफी रकम देनी है वो इतनी है। तो टोटल आपकी बिल्डिंग के ऊपर जो खर्च आएगा, यानी इस एरिया के ऊपर जो खर्च आएगा, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने के बाद वो ये अमाउंट है। ये वो रफ कॉस्ट एस्टिमेट है जो आप किसी को भी बताएंगे। अगर आप किसी को ये फर्स्ट वैल्यू बताते हैं 26-25 वाली, तो ये सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा है। इसमें आप कभी भी उस शख्स को ये नहीं बता रहे कि भाई इसमें वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई और गैस सप्लाई का खर्चा भी इसमें शामिल होगा, और अगर आपके माल का कुछ नुकसान हो जाएगा तो वो हम बार बार आपसे लेंगे, यानी ये खर्चे आप उसमें शामिल नहीं कर रहे। अगर एक फुल फ्लेज रफ कॉस्ट एस्टिमेट बनाए तो आप उसको ये बताएंगे कि आपकी बिल्डिंग को खड़ा करने में इतना खर्चा आएगा अंदाजन, और उसको सप्लाईज देने के बाद इतना खर्चा आ जाएगा, और कुछ इजाफी रकम आप लोग उसमें ऐड कर देंगे तो टोटल आपके पास इतना खर्चा आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली जो अभी हमने देखा वो क्या है कि ये जो आपका स्ट्रक्चर था जिसको आप कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया था, इसके ऊपर जो कॉस्ट है वो आपके पास इतनी आ गई। वाटर सप्लाई और सैनिटरी की जो कॉस्ट है वो आपने इतनी शामिल करनी है। गैस सप्लाई में मजीद इतनी रकम आपने शामिल करनी है अगर आप गैस सप्लाई के पाइप्स दे रहे हैं वहां पर। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई भी दे रहे हैं, यानी उस बिल्डिंग के अंदर बिजली की सहूलत के लिए जो भी आप पाइपलाइन वगैरह बिछाएंगे, तो आपकी इतनी कॉस्ट आएगी। तो टोटल आपके पास इस सारे काम के अखराजात इतने आ गए, और जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कर रहे हैं जो जरूरत के वक्त किसी माल की खराबी की वजह से या किसी नुकसान की वजह से आपकी ऐड हो सकती है, तो टोटल खर्च आपके पास ये अमाउंट आएगी। तो ये है आपका रफ कॉस्ट एस्टिमेट। उम्मीद है यहाँ तक आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, या जो साइट gctnotes.com है यहाँ पर आप हमें ईमेल करके तो अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।